मतलब आज हम एक बहुत ही मशहूर नावल और हर सिलेबस का हिस्सा, आपको बीएस हो, एमएस हो, एमफिल हो, आपको ये नॉवल पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अ पैसेज टू इंडिया, ये पोस्ट कॉलोनियल में भी आता है, कॉलोनियलिज्म भी आता है। अगर हम ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, हम इंडियन कल्चर को देखेंगे, तो ये वाला नॉवल हमें सारों में ही नजर आएगा और हमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सो इसको समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस की एक सीरीज निकाली है कि आप हर नॉवल के इस तरह से हम क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू या जिनकी वजह से वो नॉवल मशहूर हैं या उनकी ज़रूरत है उन्हें पढ़ने की, उस तहरीर को, उस डिस्क्रिप्शन, उस नैरेटिव को, तो उनको देखते हैं। सो आज पैसेज टू इंडिया का पहला सवाल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कल्चरल रेशियल टेंशंस है। इसकी जो पीडीएफ फाइल है, इसकी जो लॉन्ग नोट्स हैं, वो मैं वो भी अपलोड साथ कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। तो लेकिन हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 हेडिंग्स बनाई हैं। तो हम 4 डिफरेंट एस्पेक्ट से इस चीज को कि रेशियल टेंशंस थी ब्रिटिशर्स और इंडियंस के दरमियान में, और उसको कैसे साबित करना है, हमने कुछ रेफरेंसेस के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडिस हमारी हेडिंग होगी। अब इसमें इंडियंस भी हैं और ब्रिटिशर्स भी हैं, दोनों ने ही एक दूसरे को बायसनेस और वेरी ट्रेडिशनल जो वे था, उनका कन्वेंशनल वे था, एक कदीम जो सोच थी एक दूसरे के बारे में, या उनकी जहनियत की जो पस्ती थी, वो दोनों ने ही एक दूसरे के अगेंस्ट शो की है। उसमें वो इंडियंस डॉक्टर अजीज हो या ब्रिटिशर्स उसमें रॉनी हो। तो हम इसको अब लेकिन सवाल तब इम्पोर्टेंट और कंप्लीट होता है जब हम इसको रेफरेंसेस के साथ देखते हैं। पहला जो रेफरेंस हम करते हैं कि जब, अगर आपको याद हो, जब नॉवल शुरू होता है, एक वहां पर वाकया है, एक इंसिडेंट है, एक सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर अजीज अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ के ये डिस्कस कर रहा होता है कि क्या अंग्रेज और हिंदू, सॉरी इंडियंस, आपस में दोस्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं। लेकिन फिर बाद में चूंकि इस पर कोई एक फैसला, ये पॉइंट ऑफ व्यू या डिसीजन या कंक्लूजन नहीं हो पाता, तो वो ये फिर आपस में डॉक्टर अजीज कहता है कि व्हाई टॉक अबाउट द इंग्लिश, व्हाई बी इधर फ्रेंड्स विद द फेलोज और नॉट फ्रेंड्स, लेट्स शट देम आउट एंड बी जॉली। हम ये बात ही क्यों कर रहे हैं कि वो दोस्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो बेहतर है कि इस बात को खत्म किया जाए और अपनी एंजॉय किया जाए। अच्छा, फिर एक और इंसिडेंट है जहां पर फील्डिंग और अजीज, अगर आपको ये भी एक वाकया याद हो, समरी समझना, प्लॉट का समझना बहुत जरूरी है एस्पेक्ट से पहले। तो अजीज क्या, जब एक ट्रायल चल रहा होता है कोर्ट में, तो उसके बाद से अजीज और फील्डिंग जो शुरू से ही एक दूसरे को समझ रहे हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है दोनों के दरमियान में। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद ये क्लियर हो जाता है और अजीज ये कहता है कि वी मे हेट वन अनदर, बट वी हेट यू मोस्ट। इफ आई डोंट मेक यू गो, अहमद विल, करीम विल, if it's 50 or 500 years, we shall get rid of you. Yes, we shall drive every blasted Englishman into the sea. And then he rode against him furiously. And then he concluded, half kissing him, you and I shall be friends. मतलब वो अपने दिल की भड़ास पहले निकाल लेता है, उसको सुना देता है कि अगर मैं नहीं तुम्हें कुछ जाने दूंगा तो कोई और जाने दे देगा। तो सब ने ही तुम्हें बिगाड़ा हुआ है, मतलब इंग्लिश वालों को सब ने ही छूट दी हुई है, और जो उनका दिल कर रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मोनोपली है, क्योंकि तुम्हारी सुपीरियोरिटी है, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत है। लेकिन 50 साल या 500 साल भी हो जाएं तो फिर भी हम तुमसे जान छुड़वाना ही चाहेंगे, और हर अंग्रेज से छुड़वाना चाहेंगे, और हमारा बस नहीं चलेगा तुम्हें उठा के समुंदर में फेंक दें। वो इतना गुस्सा होता है उससे पहले। और फिर बाद में वो उसको बड़े ही अनोइंग सी किस करता है और कहता है कि नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तो ये जो बायसनेस का एलिमेंट हम देख रहे हैं, जो एक प्रेजुडिस का एलिमेंट है, वो दोनों साइड से ही हमें नजर आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और एक इंसिडेंट है जहां पर
मिसिस कैलेंडर मिसिस मूर को समझाती हैं, क्योंकि मिसिस मूर भी शुरू से ही बड़ी सिंपथाइज बिहेवियर रखती हैं इंडियंस के साथ। तो मिसिस कैलेंडर उनको कहती हैं, व्हाई द काइंडेस्ट थिंग वन कैन डू टू द नेटिव इज टू लेट देम डाई। अगर आपको कोई बहुत ही अच्छी चीज, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मेहरबानी वाली काइंड चीज करनी है, तो आप ये करो कि उनको मार दो, मतलब उनको इजाजत दो कि जाओ जान छोड़ो हमारी। तो ये तो उनका रवैया था एक दूसरे के बारे में। फिर एक और एग्जाम्पल है जहां पर क्लोनियलिज्म की बात होती है, और कलेक्टर उनको मिसिस मूर को बताता है कि द कलेक्टर एक्सप्रेसेस व्हाट ही एक्सप्रेसेस, वेल वी डोंट कम अक्रॉस देम सोशली। और फिर वो हंसने लगता है, क्योंकि वो उसको पता है कि वो इस तरह से नहीं कर सकता, या उनका आपस में स्टेटस नहीं है। फिर एक और जगह पर यहाँ पर जब हम देखते हैं कि एडिला एडिला के बारे में भी हम फील्डिंग की तरह या मिसिस मूर की तरह शुरू से ही कह रहे हैं कि एडिला बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत सिंपथी रखती है इंडियंस के लिए। लेकिन वो भी यही कह रही है, वो कहती है कि आई हैव अवॉइडेड एक्सपेक्टिंग माई सर्वेंट्स, आई हैव स्कार्सली स्पोकिंग टू एन इंडियन सिंस लैंडिंग, बट आई वॉन्ट टू सी देम। मतलब उसको लगता है कि सिर्फ अपने नौकरों के अलावा मैं सबसे ही अवॉइड करती हूँ। मैंने शायद ही किसी से कोई बातचीत की हो जब से मैं आई हूँ यहाँ इंडिया में, लेकिन हाँ, मैं उनको देखना जरूर चाहती हूँ। ठीक है, ये भी एक सुपीरियोरिटी का, एक प्रेजुडिस का एलिमेंट है। फिर हम एक और जगह पे देखते हैं कि कैसे रेशियल सुपीरियोरिटी शो की जाती है, जब मिसेस स्टर्टन एडिला और मिसेस मूर को बताती है कि यू आर सुपीरियर टू देम एनीवे, डोंट फॉरगेट दैट यू आर सुपीरियर टू एवरीवन इन इंडिया। ठीक है, मतलब ये बात जहन में रखो, बेशक इंडिया घूमो, देखो, लोगों से हमदर्दियां भी करो, लेकिन ये बात जहन में रखनी है कि तुम सुपीरियर हो। अगला हमारे पास पॉइंट होगा कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग में हम देखते हैं लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशंस, मिसकम्युनिकेशंस, ये सारे कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग में आते हैं। स्पेशली जब हम देखते हैं कि हमीदुल्ला ने एक पार्टी दी, टी पार्टी देता है वो, और उसमें वो ब्रिटिशर्स को भी बुलाता है और कुछ इंडियन दोस्तों को भी बुलाता है, और फिर वहां पर कैसे मिस अंडरस्टैंडिंग होती है, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है वहां पे। दो माराबार केव्स की इनविटेशन भी उसी वही पार्टी से ही एक आइडिया आता है और स्टार्ट होता है, और मिसिस मूर अप्रिशिएट करती है, और एडिला वहां पर इस बात को बड़े खुश होती है। लेकिन ये वहीं से ही एक रेशियल डिस्टिंक्टिवनेस का हमें आइडिया या एक क्लियरनेस आती है। दूसरी बात यह है कि जब हम देखते हैं कि किस तरह से एड अजीज से उसके बारे में जब पूछती है, तो वो पहले से ही प्री कंसीव्ड, प्री प्लान्ड, प्री इंटेंशन उसके जहन में बहुत सारा इमेजेस बना हुआ है। ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो जब उसको कहती है कि अजीज से पूछती है उसकी बीवियों के बारे में, और फिर एक उसको डिस्क्रिप्शन देती है, कहती है मोहम्मदन्स ऑलवेज इंसिस्ट ऑन देयर फुल फोर। ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा जी, फिर हम एक मिसअंडरस्टैंडिंग देखते हैं जब हमारे पास अजीज का कैरेक्टर है। मैंने आपको बताया कि ये जितने भी रेशियल टेंशन्स हैं, ये दोनों तरफ से ही हैं। ये सिर्फ सुपीरियोरिटी का एलिमेंट, सिर्फ ये मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकॉन्सेप्शन जो है, ये ब्रिटिशर्स की तरफ से ही नहीं था। अजीज का जैसे हम कैरेक्टर देखते हैं, तो वो भी उसने भी जहन में रखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स कभी भी उससे सिंपथाइज या सिंसियर नहीं हो सकते, तो वो कहता है कि उसे कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगी नेशनलिस्टिक फिगर के तौर पर, और वो हमेशा ही रिजेक्शन की लिस्ट में जाएगा, उसके करियर को हमेशा ही रिजेक्शन मिलेगा। और वो ही प्रोक्लेम्ड दैट आई एम एन इंडियन एट लास्ट। उसको पता है कि चूंकि वो आखिरकार इंडियन है, तो उसका फिर नतीजा यही होगा, उसके नसीब में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं हुआ। सो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जबकि ब्रिटिशर्स का कहना था कि वो आए ही इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो मिसकम्युनिकेशन तो है, या मिस इंटरप्रिटेशन, दोनों जगह पर आप हमें मिलती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास पावर इम्बैलेंस का।
इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस तरह से दोनों के दरमियान, मतलब ब्रिटिशर्स और इंडियंस के दरमियान में एक गैप रहा हमेशा से ही। और इसकी एक मिसाल हमें क्लब को देखकर मिलती है कि जो क्लब था जिसमें ब्रिटिशर्स इंजॉय करते थे, फ्रेश होते थे, पार्टीज करते थे, उसके इर्द गिर्द तक इंडियंस तो क्या, कोई कुत्ता भी जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो उनके रिफ्रेशमेंट का टाइम होता था। क्योंकि वो नहीं पसंद करते थे कि उनके अंदर कोई झांके, कोई देखे। इवन वो अपनी खिड़कियां तक बंद करवा देते थे। तो ये एक एक क्लास डिफरेंस आ रहा है। फिर फॉस्टर इसके बारे में कहता है, लाइन 148 है। अब ये मैं लाइन इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ये बुक टू बुक वेरी करती है, लेकिन खैर फॉस्टर कहता है कि parallels his disdain for England's lower middle class and the poor। मतलब वो ऐसे ही हैं जैसे इंडिया में, सॉरी, इंग्लैंड में कोई लोअर मिडिल क्लास या गरीब गुरबा लोग होते हैं, जिस तरह वहां होते हैं उस तरह से यही है। सो जब आपके जहन में पहले ये चीज है तो किस तरह से आप उनको अपने बैलेंस पावर में दे सकते हो। फिर रॉनी हेजलॉप का कैरेक्टर है कि वो किस तरह से डॉक्टर अजीज और मिसिस मूर जो आपस में बात कर रहे होते हैं, वो मिसिस मूर जो कि उसकी माँ है रॉनी की, तो वो उसको बताती है कि भाई तू बीबी, तू इंडियन से दूर रह, इंडियंस जो है वो ठीक नहीं होते। इंडियंस के बारे में बहुत सारी चीजें इस तरह से ब्रिटिशर्स के जहनों में थी, और उसी को ही वो लेकर चल रहे थे। तो वो इम्बैलेंस एक का शिकार हो रहे थे, ये चल रहा था। ये हम उसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल से जगह जगह देख रहे हैं। दूसरी चीज, फिर हम ये एक और वाकया देखते हैं जहां पर अजीज जो है वो विक्टिमाइज किया गया, रेशनली विक्टिमाइज किया गया, स्पेशली माराबार केव्स के। और मेजर कैलेंडर जो है वो, कोई रिलेशनशिप उसका बिल्कुल अनइक्वल बिहेवियर है। और फॉस्टर बताता है कि ओल्ड कैलेंडर वांट्स टू सी मी एट हिज बंगला। मतलब ये अजीज के डायलॉग हैं। ही माइट हैव द पोलाइटनेस टू से वाई, मतलब वो पूछ भी सकता था। ही हैज फाउंड आउट आवर डिनर आवर, क्योंकि उसे तो हमें डिनर के टाइम पे बुलाया है, तो वो कोई टाइम तो नहीं था, तो पूछा भी जा सकता था। लेकिन फिर भी वो गया, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, दे हैव द पावर्स, सो दे कैन इंटरप्ट इन योर लाइफ एनी टाइम। फिर एक चीज हम और देखते हैं, जब मिसिस कैलेंडर, जब अजीज जो है वो कैलेंडर के घर मिलने जाता है, और वो बताए बगैर एक तो अपनी किसी मीटिंग में चला जाता है, तो वो अजीज जो है, एक तो उसको खाने के टाइम पे बुलाया गया है, मतलब अपना घर का वो सारी रूटीन छोड़ कर आया है। दूसरा, उसकी मिसिस कैलेंडर जो है उसका टोंगा लेके चली जाती है। मिसेस कैलेंडर डजंट आस्क इवन, ठीक है, मतलब उसे पूछती भी नहीं है, और वो उसकी परमिशन के बगैर कैरेज उसका लेती है और चली जाती है। और वो बाद में उसको बुरा भी लगता है। और इसी बात को जब मिसिस मूर को वो एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो वो कहता है कि मतलब उसको बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा, और वो इस बात को समझ रहा है, और इस बात को आइडेंटिफाई करके करते हुए मिसिस मूर को कहता है कि आई कैन डू नथिंग एंड ही नोज इट। मतलब वो अपना कैलेंडर जो है वो कुछ भी कर सकता है, उसको पता है, और उसको ये भी पता है मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम जस्ट अ सबऑर्डिनेट, माई टाइम इज ऑफ नो वैल्यू, मेरे वक्त की तो कदर ही नहीं है। मतलब बुला लिया और फिर मिला भी नहीं। द वेरांडा इज गुड इनफ फॉर एन इंडियन, yes yes, let him stand, and Mrs. Calendar takes my carriage and cuts my dead। ठीक है, तो मुझे वैल्यू नहीं दी। हम इंसान ही नहीं होते, हमारे तो टाइम टाइम नहीं होता, हमारे तो कोई औकात नहीं है, हमारा तो कोई इम्पोर्टेंट काम जिंदगी में हो नहीं सकता, तो वो किसी भी टाइम इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग में भी आ सकती है, लेकिन ये पावर इम्बैलेंस में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में सबसे पहले तो हम ट्रायल देखते हैं डॉक्टर अजीज का। डॉक्टर अजीज का ट्रायल जो था वो ये क्लियर हमें नजर आता है कि किस तरह एडेला कोस्टेड को फेवरेटिज्म दिया गया था। फिर उसके बाद जब अजीज चंद्रापौर क्लब को ज्वाइन करने की बात करता है,
तब भी उसको क्लियर बता दिया जाता है कि इजाजत नहीं है तुम्हें या इंडियंस को हमारे इक्वल आने की। ये भी एक इनजस्टिस है। और फिर यही बात, चूंकि अजीज को बुरा तो लग रहा है जगह जगह बातों को लेकर, लेकिन वो सिर्फ मिसिज मूर जो कि उसके सुन रही है और वो रिलैक्स भी हो जाता है बताकर, और उसको इजी टू कन्वे भी है, तो सिर्फ मिसिज मूर को ही ज्यादा ऐसी बातें कर रहा है। इवन फील्डिंग उसका दोस्त है, इवन एडिलैब से भी उससे थोड़ी सी अटैचमेंट हुई, लेकिन वो उस उनसे इतना शेयर नहीं करा। तो वो मिसेस मूर को यही बात बताता है जब वो चंद्रापुर क्लब, उसकी ख्वाहिश थी का मेंबरशिप लेने की, तो वो कहता है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड इन द चंद्रपुर क्लब इवन एज गेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो इवन अपनी खिड़कियां शाम को बंद कर देते थे कि अंदर से कोई, बाहर से कोई झांके ना अंदर। फिर हम ये देखते हैं कि कुछ स्कॉलर जो हैं वो कहते हैं कि जी असल में सारा जो इनजस्टिस डाला है वो हमारा जो राइटर है उस फील्डिंग उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स था। तो वो ये कहते हैं कि एक कोटेशन है कि some scholars also have noted that the writer of the novel, who himself is British, presents the character of native Indians, such as main protagonist Aziz, as an inferior citizen to whom people can be sympathized for being subjected to humiliation and violence। मतलब वो उसको इंफीरियर ले रहे थे क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या सिंपथाइज कर सकते थे ना, और सिंपथाइज भी क्या, ह्यूमिलिएशन और वायलेंस में ही आ रहा था। तो ये सारा जो प्रेजेंटेशन है, जो प्लॉट है, ये फील्डिंग का ही किया हुआ और घड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल रिलेशनशिप्स। अब पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी टेंशन्स हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बायसनेस है, उसमें भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस है। जैसे हमारे पास अजीज और फील्डिंग का कैरेक्टर है। अब शुरू से ही हमें दिखाया है कि फील्डिंग बहुत ही ज्यादा ह्यूमनिस्टिक, बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटैलिक, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड, लेकिन और उसकी दोस्ती भी इंडियन से वो बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत से जेन्युइन कनेक्शंस आपस में जो उनके थे उसमें क्रॉस लाइंस आई, उसके में चैलेंजेस आए। और स्पेशली जब एक डार्कर साइड आई इसके ट्रायल की, तो जो उनका जितना भी एक फ्रेंडशिप थी जो शुरू से हमें लग रही थी बहुत जेन्युइन सी फ्रेंडशिप है, क्योंकि दोनों की नेचर अच्छी कोऑपरेटिव है, पोलाइट है, थोड़ी सी डिक्लाइनिंग भी है, मतलब थोड़ा सा उसमें झुकाव है, लेकिन सोशल प्रेशर से सब खत्म हो गया। और इसी को ही जब हम देखते हैं कि मैकब्राइड जो एक पुलिस ऑफिसर है वो एक्सप्रेस करता है और कहता है कि डार्कर रेसेस आर फिजिकली अट्रैक्टेड बाय द फेयरर बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब जो डार्क कलर होते हैं, मैं उनको काला तो नहीं कहूंगी कि उसमें ब्राउन भी आते हैं, लेकिन जो व्हाइट नहीं होते, जो डार्कर कलर्स हैं वो हमेशा गोरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं फिजिकली। ठीक है, मतलब ये सेक्सुअली असॉल्ट का केस हो सकता है, वो ये कहना चाह रहा है, बल्कि वो श्योर ही है ये स्टेटमेंट के मुताबिक, लेकिन खैर उलट नहीं हो सकता। ठीक है। फिर एक और जगह पर हम देखते हैं कि किस तरह से मिसिज मूर ने अपनी तरफ से तो बड़ा ही ब्रिज क्रिएट करने की कोशिश की एक बड़े पर्सनल रिलेशन की बेस पर, क्योंकि उसको लगता था कि वो समझती है अजीज को, और ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद है वो अपनी कोशिश के बावजूद डिफरेंसेस खत्म नहीं कर पाई। कोई राइटर कोई भी इस तरह की ऑफर नहीं देता है, मतलब इसी वजह से कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि राइटर्स खुद से डाल रहा है ऐसी चीजें, और वो शो कर रहा है सुपीरियोरिटी को, और वो शो कर रहा है कि जो जो ब्रिटिश इंडियंस हैं वो भी अपनी जगह पे गलती थे, या उन्होंने ही कोशिश नहीं की समझने की, या वो गलतियां बहुत ज्यादा उनकी भी की हुई थी। तो इस सारी इंटेग्रिटी और टेंडरनेस जो था अजीज का वो तभी वहां पर खत्म कर दिया गया। इवन एक कैरेक्टर जो बाद में, मतलब फील्डिंग से भी नाराजगी हो गई, एडिला कोस्टिड ने भी केस कर दिया, लेकिन एक बस मूर का कैरेक्टर था उसको भी फिर वहां से दूर कर दिया गया। और उसकी वजह जो है वो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, रेशियल डिफरेंसेस थे, और एक दूसरे से दूर कर देना था। यस, अच्छा लगा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कुछ नई इंफॉर्मेशन भी मिली होगी आपको। अगर किसी भी टेक्स्ट के बारे में, कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर हो के बारे में, कोई भी क्वेश्चन पर अगर आपको नोट्स चाहिए या इस तरह का एक्सप्लेनेशंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।